हेलो स्टूडेंट, कल्याणी IAS अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको MPPSC मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं लोक अदालत, जो आपकी MPPSC मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं लोक अदालत को। तो इसका अर्थ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो लोक अदालत का अर्थ होता है लोगों का न्यायालय। सरल भाषा में इसको आपको याद रखना है कि लोक अदालत किसे कहते हैं। तो इसका सरल अर्थ होता है लोगों का न्यायालय। तो फिर इसका कंप्लीट अर्थ क्या होगा? तो कंप्लीट अर्थ होगा कि यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। ठीक है, ये लोक अदालत का अर्थ होता है। और यह सिद्धांत या यह लोक अदालत की जो हम बात कर रहे हैं, यह किन सिद्धांतों पर आधारित है? तो यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। यह आपको ध्यान रखना है। तो जो लोक अदालत होती है, तो लोक अदालत में क्या होता है फ्रेंड? तो यहाँ पर लोगों की आपसी सहमति से विवादों का निपटारा किया जाता है। तो ऐसी अदालत को हम लोक अदालत के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पर इसकी स्थापना, ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्याय आम लोगों को त्वरित रूप से उपलब्ध कराने के लिए भारत में पहली बार गुजरात में इसकी शुरुआत होती है। तो गुजरात में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1982 में, 1982 में ये लोक अदालतों को वहाँ पर शुरू किया गया था, लेकिन ये को राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी शुरुआत यहाँ से गुजरात में हुई है। बाकी फिर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये आगे देखिए अब आप। तो प्रथम लोक अदालत का आयोजन हमारे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कब किया जाता है? तो प्रथम लोक अदालत का आयोजन हमारे भारत में पहली बार 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में कि प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था, तो 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। और किस मुख्य न्यायाधीश ने यह आयोजित किया था? तो PN भगवती, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनकी अध्यक्षता में दिल्ली में यह प्रथम लोक अदालत का आयोजन किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो हमारे भारत में एक अधिनियम बनाया गया जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। इसके द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है लोक अदालत की। ठीक है, इसके बाद फिर इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को, ये अदालतें कहाँ कहाँ पर लगाई जाती है? तो ये अदालतें तालुका, ठीक है, जिला, तालुका का मतलब होता है तहसील, इसके बाद जिला और राज्य स्तर के अलावा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अब आगे देखिए इसमें इसका उद्देश्य क्या है। तो जो लोक अदालतें होती है इनका उद्देश्य है, तो उद्देश्य है कि आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों का निपटारा करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है लोक अदालतों का। ठीक है फ्रेंड, तो लोक अदालतों की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसका कारण हम आपको आगे बता रहे हैं। तो लोक अदालतें हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, छोटे मोटे विवाद होते हैं, तो इनको सुलझाने का समय नहीं है हमारे न्यायालय के पास। तो इसलिए फिर लोक अदालतों की शुरुआत हमारे भारत में की जाती है। तो लोक अदालतों के माध्यम से जो छोटे छोटे विवाद होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, इन विवादों को आसानी से सुलझाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें, तो यदि दोनों पक्ष, इसमें ध्यान रखना फ्रेंड, इसका उद्देश्य याद रखना आप लोगों को कि जो लोक अदालतें होती है इसका उद्देश्य क्या है? तो आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों का निपटारा करना है। ये इन लोक अदालतों का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद यदि दोनों पक्ष सहमत हो तो दूसरी अदालतों में जो मुकदमे चल रहे हैं उनको लोक अदालतों में स्थानांतरित कर लिया जाता है और उन्हें आपसी समझौते से इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाती है। आ रहा समझ में? अन्यथा यह मामला फिर उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहां पर यह केस चल रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर देखिए इसमें आगे
लोक अदालतों की संरचना। तो लोक अदालत किन किन से मिलकर बनती है, ये इसमें आपको याद रखना होगा। तो जो लोक अदालतें होती हैं, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं। तो इन लोक अदालतों में अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसमें अध्यक्ष एक न्यायाधीश होते हैं और इसमें दो अन्य सदस्य होते हैं। तो ये दो अन्य सदस्य कौन कौन होते हैं, तो इसमें जरूरी नहीं कि न्यायाधीश ही इसमें सदस्य हो, दूसरा भी हो सकता है। तो दूसरा कौन हो सकता है, तो दूसरा उसमें एक वकील हो सकता है और एक इसमें सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। ठीक है, ये दो इसके सदस्य होते हैं। ये लोक अदालतों की संरचना होती है। ठीक है, इसके बाद फिर वर्ष 2002 तक लोक अदालतों को स्थायी रूप नहीं दिया जा सका था। मतलब कि 2002 तक ये अदालतें कैसी होती थी, ये अस्थायी हुआ करती थी 2002 तक। फिर वर्ष 2002 में एक अधिनियम बनाया गया और उस अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात इन्हें स्थायी बना दिया गया है 2002 से। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लोक अदालतें हैं ये स्थायी कब से बनाई गई है, तो ये 2002 से अधिनियम में संशोधन करके इन्हें स्थायी बना दिया गया है। ठीक है, तो 2002 से लेकर अब तक ये लोक अदालतें स्थायी हैं, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो लोक अदालतें होती हैं इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है, तो इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो पहली विशेषता है कि लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजयी नहीं होता और कोई पराजित नहीं होता, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच कोई देश भाव भी उत्पन्न नहीं रह जाता या कोई देश भाव भी उत्पन्न इसमें नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये होता है कि जब लोक अदालतों में कोई भी मामला सुलझाया जाता है, विवाद सुलझाया जाता है, तो इसमें ना तो कोई विजयी होता है ना कोई हारता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो विवादों को सुलझाया जाता है ये आपसी समझौतों के द्वारा ही सुलझाया जाता है। जो दो पक्ष होते हैं, ठीक है, तो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में दोनों की सहमति से इन विवादों का निपटारा कर लिया जाता है, जिससे इन लोगों में या इन जो दो पक्ष होते हैं इनमें किसी प्रकार का कोई न तो मनमुटाव होता है और न ही कोई द्वेष भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता होती है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। दूसरी विशेषता होती है कि लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहनीय, मतलब जिसे आसानी से वहन किया जा सके उसे वहनी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद किफ़ायती, मतलब फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये हमारे भारत में वहनी किफ़ायती कार्यक्रम है और अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के रूप में से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मतलब जो लोक अदालतें हैं, लोक अदालत में आसानी से खर्चा व्यक्ति वहन कर सकता है और यह लोगों के लिए फायदेमंद कार्यक्रम है। ठीक है, और इसमें अनौपचारिक रूप से विवादों को सुलझाया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लोक अदालतें हैं तो इन लोक अदालतों को भी हमारे भारत के स्तर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए इसकी अगली विशेषता क्या है, तो अगली विशेषता है कि लोक अदालत में व्यक्ति अपने मामलों की पैरवी स्वयं कर सकता है। ठीक है, उसे वकील की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जब लोक अदालतों में विवादों को सुलझाया जाता है तो वहाँ पर व्यक्ति खुद अपनी तरफ से पैरवी कर सकता है। आ रहा समझ में, यहाँ पर किसी प्रकार के कोई वकील की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड, यहाँ पर वकील की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि जब न्यायालय में जाता है व्यक्ति तो सबसे पहले एक वकील करो, वकील को पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है और नहीं यहाँ पर ऐसे किसी प्रकार के वकील को करने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अगली विशेषता है कि जो लोक अदालतें होती हैं तो लोक अदालतों को सिविल अदालत की मान्यता प्राप्त है। ये सिविल अदालत का मतलब क्या होता है, तो सिविल अदालत का मतलब होता है दीवानी अदालत, और दीवानी अदालत का अर्थ होता है कि जो भी संपत्ति का मामला है तो संपत्ति के मामलों को सुलझाने का अधिकार भी इस लोक अदालतों को दिया गया है, इसलिए इन्हें सिविल अदालत कहा जाता है। तो सिविल अदालत की मान्यता भी इन्हें प्राप्त है। ठीक है, लेकिन कोई आपराधिक मामला भी अगर समनीय प्रकृति का है तो वह भी इसमें सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार के जो आपराधिक मामले होते हैं इनके विवादों का निपटारा भी किया जा सकता है, परंतु ये कैसा होना चाहिए, ये समनीय प्रकृति के होना चाहिए। अब ये समनीय प्रकृति का अर्थ क्या है बच्चों, तो समनीय प्रकृति का अर्थ होता है कि जो दोनों पक्षों के समझौते के द्वारा जिसे निपटाया जा सकता है,
तो ऐसे प्रकृति के मामलों को समनी प्रवृत्ति का मामला कहा जाता है। मतलब कि जो दो पक्ष होते हैं अगर दोनों आपस में समझौते कर सकते हैं तो ऐसे मामले को हम समनी प्रकृति का मामला कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है कि लोक अदालतों के निर्माण के खिलाफ किसी प्रकार की अपील का कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ ये होता है कि जब लोक अदालतों के द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाता है, निर्णय दिया जाता है, विवादों को सुलझाया जाता है, तो आप इसके खिलाफ में कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पर जो विवादों को सुलझाया जाता है वो दोनों पक्षों के आपसी समझौते के माध्यम से विवाद को सुलझाया जाता है, इसलिए इसकी अपील कहीं पर नहीं की जा सकती। ठीक है, और जो संविधान के अनुच्छेद 226 में लिखा है तो यहां पर इसके तहत भी आप उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो ये लोक अदालतों की विशेषताएं हैं। इसके अलावा और भी देखिए इसमें विशेषता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली विशेषता है कि ये लोक अदालतों में किसी प्रकार की कोई कोर्ट फीस नहीं होती। मतलब जब यहाँ पर आपके विवादों को सुलझाया जाता है तो यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे। ठीक है, इसके बाद फिर यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई है तो लोक अदालतों के द्वारा जब विवादों का निपटारा किया जाता है तो यह फीस भी वापस लौटा दी जाती है। हारा समझ में? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ फ्रेंड कि जब लोक अदालतों में मामलों को सुलझाया जाता है तो वहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाती। और मान लीजिए कि ऐसा कोई मामला जो पहले से कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है और वहाँ पर आपने थोड़ी बहुत फीस जमा कर दी है, तो फिर जब लोक अदालतों में ये विवादों का निपटारा किया जाता है तो जैसे आपके विवादों का निपटारा होगा तो उसी के साथ आपने जो फीस जमा की है वह वापस लौटा दी जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर इसमें दोनों पक्षकार जज के समक्ष स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो नियमित कोर्ट में संभव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ होता है कि जब लोक अदालत में विवादों को सुलझाया जाता है तो यहाँ पर दोनों ही पक्ष जज के समक्ष आते हैं। ठीक है, इसके बाद में या तो स्वयं बात कर सकते हैं या अधिवक्ता के माध्यम से या वकील के माध्यम से बात कर सकते हैं, लेकिन जो नियमित कोर्ट होते हैं वहाँ पर ऐसा संभव नहीं है। जो न्यायालय होते हैं वहाँ पर आप खुद का केस खुद नहीं लड़ सकते, लेकिन यहाँ पर आप खुद अपनी तरफ से पैरवी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि लोक अदालत आम जन को अनौपचारिक, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक नई रणनीति है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो आम जनता होती है तो आम जनता को अनौपचारिक रूप से और सस्ता और तुरंत न्याय मिले, उसके लिए यह व्यवस्था हमारे भारत में की गई है। इसके बाद फिर जिसमें ऐसे मामलों को लिया जाता है जो अदालतों में लंबित हैं तथा ऐसे मामले जो अभी अदालत तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, ऐसे मामलों की सुनवाई, ऐसे विवादों का निपटारा ये लोक अदालतों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर देखिए जो लोक अदालतें हैं तो इनको स्थापित क्यों किया गया है, इनके स्थापित करने के कारण क्या है, तो ये कुछ कारण है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें लोक अदालतों को स्थापित करने का पहला कारण, तो लोक अदालतों को स्थापित करने का पहला कारण है कि गरीब कमजोर व्यक्तियों को न्याय उपलब्ध कराने हेतु स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया है। ठीक है, तो हमारे भारत में जो गरीब वर्ग होता है, कमजोर वर्ग होता है, वह न्याय प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे गरीब और असहाय लोगों को सही या उचित न्याय दिलाना, उन्हें शीघ्र न्याय दिलाना, ये लोक अदालतों का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद में फिर अगला देखिए, इसमें अगला इनका स्थापित करने का कारण है कि बातचीत एवं मध्यस्थता की भावना से विवादों का समाधान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो विवादों को निपटाया जाता है तो विवादों का निपटारा यहाँ पर जो दोनों पक्ष होते हैं उनके बीच बातचीत से, मध्यस्थता की भावना से इनके विवादों का समाधान किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला कारण है इनको स्थापित करने का कि लंबित मामलों के शीघ्र समाधान हेतु, मतलब जो मामले कई दिनों से चल रहे हैं, कई दिनों से केस मुकदमे चल रहे हैं, तो इन मुकदमों का, इन विवादों का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान हो, शीघ्र अतिशीघ्र इन्हें निपटाया जा सके, इसलिए इनकी स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर
अगला आता है उच्चतम व उच्च न्यायालयों पर बढ़ते विवादों के बोझ को कम करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में बहुत सारे मुकदमे लंबित हैं, बहुत समय से केस अभी तक सुलझ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, कई दिनों तक या केस चलते रहते हैं। जो पुराने मुकदमे हैं अभी तक उन पर हमारा कोर्ट निर्णय ही नहीं दे पाया है। ठीक है, तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए भी लोक अदालतों की स्थापना हमारे भारत में की गई है। इसके बाद फिर अगला कारण है स्थापित करने का कि संविधान के अनुच्छेद 39 का को व्यवहारिक रूप देने हेतु। ठीक है, अब ये अनुच्छेद 39 का खंड क, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें विधिक या निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि हम आने वाले समय में लोगों को निःशुल्क और विधिक सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इन लोक अदालतों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है, लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई फीस नहीं लगती है। तो इन्हीं अधिकार को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक अदालतों की स्थापना हमारे भारत में की गई है। तो ये सब कारण है फ्रेंड लोक अदालतों को स्थापित करने के कारण, जो हमने आपको अभी बताए हैं। अब इसके बाद देखिए, जो लोक अदालतें होती हैं इनके कार्य क्या होते हैं। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो इसके कुछ कार्यों में पहला कार्य देखिए कि इन अदालतों को दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। अभी दीवानी अधिकार क्या है, तो थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया है कि दीवानी न्यायालय का मतलब होता है कि ये वे न्यायालय होते हैं जिन्हें संपत्ति से संबंधित मामलों को सुलझाने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं दीवानी अधिकार या दीवानी न्यायालय। तो जो लोक अदालतें होती हैं इनके पास दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं, मतलब संपत्ति से संबंधित कोई मामला है तो उन्हें सुलझाती है ये लोक अदालतें। ठीक है, इसके बाद फिर यह उन आपराधिक मामलों को भी देख सकती है जिनकी प्रकृति समझौते योग्य है। मतलब ऐसा कोई अपराध है जिसमें समझौता किया जा सकता है, तो ऐसे मामले को भी लोक अदालतों के द्वारा सुलझाया जाता है। ऐसे विवादों का निपटारा भी लोक अदालतों में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला कार्य है कि ये अदालतें अधिकतर सिविल मामलों को देखती हैं। अब सिविल मामलों का अर्थ क्या हो जाता है, तो फिर वही बात यहाँ पर भी कि जो दीवानी मामले होते हैं, संपत्ति से संबंधित मामले होते हैं, ऐसे मामलों को ज़्यादातर यह सुलझाती है। इसके बाद फिर भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवाद, पारिवारिक विवाद, ऐसे विवादों को सुलझाती है ये लोक अदालतें। तो भूमि का कोई मामला है, संपत्ति का कोई मामला है, परिवार संबंधित कोई मामला है, तो ऐसे मामलों को सुलझाने का कार्य हमारी लोक अदालतें करती है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला कार्य आता है कि आपसी सहमति से समझौते होने के कारण इन अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। मतलब कि ये जो लोक अदालतें होती हैं तो लोक अदालतें आपसी समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाती है, और जब ये आपसी समझौते से विवादों को सुलझाती है तो इस प्रकार की अपील को कहीं पर नहीं किया जा सकता। मतलब इन अदालतों के खिलाफ आप उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, इसके बाद फिर अगला कार्य है कि ये अदालतें पारंपरिक अदालतों से अलग तरह से काम करती हैं। ठीक है, और इसमें आपसी समझौते के माध्यम से या आपसी सुलह और समझौते को इसमें वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर जब भी विवादों को सुलझाया जाता है तो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और दोनों पक्षों के बीच में समझौते के माध्यम से इन विवादों को समाप्त किया जाता है, विवादों का समाधान किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें। अब इसके बाद देखिए इसमें अगला है लोक अदालत के लाभ। तो इससे पहले हमने आपको बताए थे लोक अदालतों के कार्य। अब जो अदालतें हमारे भारत में स्थापित की गई हैं, लोक अदालतों की स्थापना की गई है, तो इन लोक अदालतों के लाभ कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके कुछ लाभ हैं। तो देखिए इसमें पहला लाभ यह है कि इनसे मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है। ये सबसे पहला लाभ है इनका। ठीक है, जो लोक अदालतें हमारे भारत में स्थापित की गई है तो पहला लाभ क्या है कि जो भी पीड़ित पक्ष है उसे तुरंत मुआवजा मिल जाता है या हर्जाना मिल जाता है। इसके बाद फिर दूसरा लाभ है कि मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है। इसमें कोई लेट लतीफ़ी वाला कार्य नहीं होता, इसमें कोई लंबे समय तक केस नहीं चलते। यहाँ पर जो भी मामला है, जो भी विवाद है, उसको तुरंत सुलझाया जाता है।
तो मामले का निपटारा इसमें तुरंत हो जाता है। दूसरा क्या है, तो अगला है इसमें कि सभी की न्याय तक आसान पहुंच होती है, ये अगला लाभ है। ठीक है, तो इसमें जो गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, पिछड़ा तबका है, असहाय जो निशक्त जन है, उन्हें भी इसमें न्याय आसानी से मिलता है। ठीक है, ये लोक अदालतों के कारण ही संभव हो पाया है। अगला लाभ है कि फैसला अंतिम होता है, अर्थात फैसले के विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, ये लाभ है। इसके बाद फिर अगला लाभ है इसका कि किसी पक्ष को सजा नहीं होती। मतलब क्या होगा कि मतलब यह हुआ कि जब लोक अदालतों में कोई भी मामला सुलझाया जाता है तो यहाँ पर किसी को सजा नहीं होती, जबकि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पक्ष केस हारेगा तो उसे सजा दी जाती है, जबकि इसमें ऐसे कोई सजा का प्रावधान नहीं होता। तो इसमें सजा क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो मामले होते हैं उन मामलों को आपसी बातचीत के माध्यम से, आपसी समझौते के माध्यम से सुलझाया जाता है, इसलिए इसमें किसी भी पक्ष को सजा नहीं दी जाती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला है इसका लाभ कि इसमें कोई वकील का खर्च नहीं होता। मतलब कि यहां पर आपको कोई वकील करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तरफ से खुद पैरवी कर सकते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है, आप अपनी तरफ से खुद बयानबाजी कर सकते हैं इसमें, जबकि जो उच्च न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, वहां पर आपका केस वकील के माध्यम से लड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर ऐसे कोई वकील की आवश्यकता नहीं होती। ये सबसे बड़ा फायदा है, ये सबसे बड़ा लाभ है। इसके बाद फिर अगला है इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती। जब लोक अदालतों में किसी भी बात को सुलझाया जाता है तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे, कोर्ट की कोई फीस नहीं होती इसमें। इसके बाद फिर अगला लाभ है कि पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है। देखो कितनी अच्छी बात है। यदि मान लीजिए कि आपका कोई केस पुराने न्यायालय में चल रहा है, ठीक है, किसी न्यायालय में आपका केस चल रहा है, तो उस कोर्ट में आपने जो फीस जमा करी थी वह फीस आपको लौटा दी जाती है, वह फीस आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसके बहुत अच्छे फायदे हैं लोक अदालतों के। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लोक अदालतों का टॉपिक समाप्त हो जाता है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जल्दी ही हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।